इनको अभी नहीं आया ना। राहुल तुम तो मेरे पास हो, राहुल तुम तो मेरे पास हो। कृतिका आप भी मेरे पास हो, गौरव पाल भी मेरे पास है, प्रिंस राठौर भी मेरे पास है, और आर्यन भी मेरे पास है, और याद नहीं आ रहा। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि किस टीचर के पास है। अरे नहीं, मतलब टीचर में डिवाइड हुआ है ना बच्चे, में वो कह रही हूँ। ठीक है। नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा, आने वाले टाइम में जो तुम्हें इस बैच में डाला गया है, जो तभी तो मैंने लिया ना तुम लोगों को राहुल। सारी कामचोरी निकाल दूंगी तुम लोगों की, आना उसमें। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि इस बैच में जैसे आप लोग जो है लाइक कितने 24-25 बच्चे हो, तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। और बेनिफिट यही है मेरा बेटा, सबसे देखो, टीचर पढ़ाता है वो एक अलग बात है ना, सभी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, दुनिया में बहुत टीचर्स हैं पढ़ाने वाले। बट मुझे जो पर्सनली जो चीज फील होती है ना, वो होती है कि अगर एक बच्चे को सही दिशा दिखाई जाए, एक सही डायरेक्शन दिखाई जाए, उसको अगर सही से गाइड किया जाए, तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है बेटा मेरे 5 साल। ठीक है। सो देखो, पढ़ पढ़ तो तुम लोगे, मैं बार बार बोलूंगी असाइनमेंट कर लो, ये कर भी लोगे, लेकिन कई बार वो एक गाइडेंस की नीड होती है कि कहीं तुम, मैं मतलब कहीं तुम गलत जा रहे हो। बेशक वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो या फिर एकेडमिक लाइफ में, मेरा मेन फोकस वैसे एकेडमिक्स पे रहेगा, बट यस, इफ देयर इज एनी पर्सनल इशू देन आई कैन ऑल्सो रिजोल्व दैट। ठीक है। तो बेसिकली वो पूरा 7-8 महीने का हमारा और ज्यादा बोन स्ट्रोंग होगा, आपका, मेरा, आपका, बाकी टीचर्स के साथ में। ठीक है। सो दैट आप ओपन अप हो पाओ उनके साथ कि क्या चल रहा है। वो आपको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पे आप लोग जो है लैग कर रहे हो, कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, क्या चीज नहीं करनी, क्या चीज करनी है, और करनी है तो कैसे करनी है। तो ये सब अभी तुम्हें नहीं मालूम है, समझ रहे हो? अभी तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो बेटा। ठीक है। अभी तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, हमारे कहने पे असाइनमेंट कर रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा लैग, थोड़ा नहीं ज्यादा लैग है। तो वो उसी को ही कम करने के लिए ये तुम्हारे 1-on-1 इंटरेक्शन रखे गए हैं। और 2 हफ्ते में एक बार होगा। मान लो मेरा प्रिंस के साथ है, तो प्रिंस मुझे मान लो कल मिलेगा, पता नहीं आज है उसके साथ है, कब है, जब भी है, मान लो आज है मेरा प्रिंस के साथ, तो अब वो मुझे 1 हफ्ते बाद मिलेगा, यानी कि 2 हफ्ते में एक बार। आज ही है क्या प्रिंस अपना? मैम 6 तारीख को। अच्छा। हाँ, तो 2 हफ्ते में यानी कि वो एक बार मुझे मिलेगा। ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स का, जिन भी टीचर्स के साथ है, मनीषा मैम और हर्षित सर के साथ, तो आप उनको 2 हफ्ते में एक बार दो। वो आपको कुछ टास्क देंगे, आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर जैसे जैसे अपनी मेंटरशिप होती जाएगी ना, तो आपकी परफॉर्मेंस भी हम लोग ट्रैक करेंगे कि इन मेंटरशिप से आपका, गाइडेंस से आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। तो ये सब चलेगा मेरा बेटा 7-8 महीने तक। नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तुम डरते क्यों, डर क्यों जाते हो? अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ना, तुम लोग नेक्स्ट मेंटरशिप कॉल में आओगे ही नहीं। ठीक है। तो ना, क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ मैं तुमसे। ठीक है। और बहुत लाइट रहेगा ये, लाइट मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा आप लोग ओपन अप हो पाओगे टीचर्स के साथ। ठीक है बेटा। वो डेटा ना मैंने अभी देखा नहीं, वो एक आया तो हुआ है मैसेज, मैं देख के कल बताऊंगी तुम्हें। ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेके नहीं आना उस स्कूल में, हाय राम हम तो टेस्ट में गूगल यूज करते हैं और मैडम ने पूछ लिया तो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। पहली बात तो उसमें हम दोनों बात करेंगे मिलके, मतलब बच्चा भी, स्टूडेंट भी और टीचर भी। ठीक है। सो वैसा कॉल रहेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सुमित आप तो शायद मेरे पास हो भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, 2-3 बच्चों का एक साथ नहीं होता 1-on-1 हमेशा। 1-on-1 का मतलब ही क्या है? टीचर और स्टूडेंट ही होगा उसमें, एक ही बच्चा होगा। ठीक है। 2-3 के साथ क्या करना है तुम्हें, मजे लेने आए क्या उस कॉल में? आर्यन जो टास्क दिया उस पर फोकस करना तुम। ठीक है। चलो
चले बेटा फिर? अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? हाँ ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। 22 बच्चे आए आज। दिल्ली वाले हाथ खड़े करना, दिल्ली वाले बच्चे। 8 बच्चे होने चाहिए पूरे क्लास में। 7 हैं, और कौन गायब है? अच्छा 8 है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ, अब हम लेक्चर 2 जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो बोहर मॉडल का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ रेडियस डिस्कस कर लिया था, रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट। मैंने तुम्हारे साथ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लिया था। मैंने तुम्हारे साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लिया था। तो वो कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको पता होने चाहिए। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड वन असाइनमेंट बेस्ड ऑन बोहर मॉडल। आई गेस मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया है कल, ठीक है। बता दिया करो नहीं आता है तो, प्रिंस तुम्हें ड्यूटी दे रखी है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैंने, जनरल टर्म्स हैं जो हमें आज डिस्कस करनी है। लाइक आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ये क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी मूव टू द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और यस क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स करेंगे। तो 2023, 24, 25 में कैसे टाइप के सवाल बने थे उन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है जी। चलिए, और उसको करने से पहले एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ, करना इसको ट्राई। कोई भी आंसर नहीं बताएगा मेरे को। बस बता देना हो गया। रिया है क्या? रिया स्मृतिका। और हाँ बच्चों, जिसका नेट का जो भी इशू है ना, प्लीज रीच आउट टू मी इन योर पर्सनल ग्रुप और टैग मी और योर स्टूडेंट मैनेजर। दिल्ली वाले बच्चे लोकेश सर को करेंगे एंड हिमाचल वाले हिमांशु सर, ठीक है। गर्व, बाय द वे तुम भी, मैं तुम्हारी मेंटर हूँ पूरे साल। यस मैम। दिल्ली वाले ऑलमोस्ट मेरे पास आए हैं बच्चे, ठीक है। जिसका हो गया जल्दी बताओ मेरे को। डन हो गया एक बच्चे का, आर्यन का हो गया डन। ऐसा क्वेश्चन मैंने डीपीपी में भी दिया था, ऐसा ऐसा मिलता जुलता। ये जेई 2025 का है बेटा, मेंस का। कृतिका कैसे करेंगे? हम बस 2 मिनट, उसके बाद वो होती है। बाय द वे 20 सेकंड का सवाल है। अगर आप लोग 2 मिनट लगा रहे हैं, इट मीन्स आप लोगों को वो नहीं पता है, लाइक तरीका नहीं पता है कैसे करना है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं डन। अंजलि कैसे किया बेटा? मैम पहले इसकी nth ऑर्बिटल निकालेंगे, मतलब हाइड्रोजन की फॉर्मूले से। कौन सा वाला लगाया फॉर्मूला? मैम En वाला। ईएन वाला कौन सा फॉर्मूला है? सिमरन कैसे किया बेटा? मैम जो आपने बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू होती है -x। यस, तो उससे बिल्कुल मैम यही अप्रोच करना था, बस यही करना था तुम्हें। बिल्कुल सही सिमरन। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको ऑलरेडी दी हुई है एनर्जी, ठीक है। आप लोगों को मैंने काइनेटिक एनर्जी बताई थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, याद करो। यस तो मैम। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 34 इंटू 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको दे रखा है, बस पुट कर दो। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में भी डाला था। राहुल तुम्हें याद है? तुमने मुझे टेक्स्ट किया था कि मैम लंबी कैलकुलेशन है उसकी, याद है? अभी yes, किया वो तुम जा ही उससे रहे हो दूसरे वाले तरीके से। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है बेटा,
अगर काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कुछ भी दे रखी है, लेट्स से x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी माइनस में होगी, है ना, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ही होगा, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वही टोटल एनर्जी की होगी, बट साइन जो होगा नेगेटिव का होगा टोटल एनर्जी पे। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -2x। अब जो मैंने डीपी में दिया था ना सवाल, इस अप्रोच से ही करना। अब देखना तुम्हारा विद इन 30 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और डाउट्स हो रहे हैं ना आप लोगों के रिजोल्व। सिमरन वो वाला क्वेश्चन बेटा मेरे को पर्सनल ग्रुप में भेजना जो तुम पूछ रही थी, वो ग्राम पर सेकंड वाला। ओके मैम। वो आपको मतलब देखो, अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो पूछो, ऐसा तो वो डाउट रहेगा, पता चले वही जेई में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। आगे आ जाओ। देखो बेटा, कुछ डेफिनेशन है जो कि वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सबसे पहली टर्म जो आ रही है हमारे सामने, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट, ऋषि भी आज एक्टिव है, वेरी गुड बेटा। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट मैंने आप लोगों को याद करो बताया था। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है किसी भी एटम या आयन का, ठीक है, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और ग्राउंड स्टेट है क्या, जब भी कोई बोले कि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, मतलब वो कौन से वाले लेवल की बात कर रहा है, वो फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहा है। जीरो एनर्जी लेवल कोई भी नहीं होता, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो जब से जो सबसे छोटा वाली स्टेट है लोवेस्ट एनर्जी वाली, वो कौन सी होगी, 1 वाली होगी, एंड उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं। अगर मान लो मेरे को हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी हो तो कितनी आएगी, n तो 1 है ही है, हाइड्रोजन के केस में Z भी 1 होगा, तो -13.6 आएगा। याद करो ये वाला फॉर्मूला। यस मैम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ध्यान रखना। जूल में कितना था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 टिप्स पे रट्टे होने चाहिए फॉर्मूले, जूल पर एटम, ठीक है, एक एटम के लिए। हीलियम के लिए भी निकाल लोगे तुम, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 कर देगा, n तो 1 होगी। क्लियर है। उसके बाद आती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, लोअर स्टेट तो आपकी सबसे लोवेस्ट वाली तो ग्राउंड स्टेट होगी 1 वाली, उसके ऊपर जो स्टेट्स है 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, वो क्या हो जाएंगी, आपकी सारी एक्साइटेड स्टेट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं बात करूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो n2 हो जाएगा, बोलो कि कैमदेव। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 3, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 4 अप टू 4, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को 1 मत लिख देना, ठीक है। तो ये दो चीजें, दो टर्म्स थी, लिखनी है तो लिख लो, अगर ऑलरेडी लिखी हुई है तो डोंट नीड टू राइट, ठीक है। उसके अलावा ये लिख लेना, आयनाइजेशन एनर्जी लिखना, एक्साइटेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, ये 3 टर्म्स लिख लेना, ये काफी ना इंपॉर्टेंट होती है और हम मिस आउट कर देते हैं इसको जनरली। देखो, तुमने पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी, क्या थी वो आयनाइजेशन एनर्जी, ये थी कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, ये हम पढ़ते थे उसमें, क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अगर मान लो मुझे इसमें सिंगल, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ही वैलिड है, ठीक है, तो इस केस में हम कैसे इसको आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, मिनिमम एनर्जी जो तुम्हें चाहिए होगी टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से, ग्राउंड स्टेट से कहां पे पहुंचाने के लिए, इनफाइनाइट लेवल पे। मतलब अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किस पे है, ग्राउंड स्टेट पे है, तो उसको उठा के कहां फेंकना है, दूर, न्यूक्लियस से बिल्कुल बाहर, इनफाइनाइट लेवल पे। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ मेरा बेटा, जो N1 है वो क्या रहने वाला है, ग्राउंड स्टेट के लिए 1 रहने वाला है, ठीक है, और N2 क्या रहेगा, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। बोलो क्या कहते हो। तो हमारे पास एनर्जी क्या थी, तुम लोगों को याद है एनर्जी क्या थी हमारे पास, हमारे पास थी -13.6 इंटू Z स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1, का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये थी ना, याद करो। इंटू वाला पहले आएगा पहले। अरे अगर आप बाहर पॉजिटिव ले रहे हो, अच्छा हाँ, यहाँ पे N2 लिख लो अगर मैंने बाहर नेगेटिव लिया है, ठीक है, तो ये ले लो आप, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, देखना एक बार, ये कितना आ जाएगा, Z स्क्वायर, Z तो 1 होगा,
ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए मान लो देख रही हूँ तो, ठीक है, या मान लो मेरे को पता ही नहीं एटॉमिक नंबर ये है Z, 13.6 ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/n2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0 और ये क्या होगा 1, यही आ जाएगा। यस मैम, माइनस 13.6 ही आ जाएगी। ठीक है, -13.6 Z² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की तो वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, बोलो। मैम ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी इसके लिए। यस, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आप एनर्जी दे रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप एनर्जी दे रहे हो, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। तो जब आप एनर्जी देते हो तो वो किस में आती है, पॉजिटिव, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो किस में आती है, नेगेटिव। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में लिखती हूँ तो देखना, तो N2 तो अपना इन्फिनिटी था और ये प्लस में आएगा बाय द वे, देख रहे हो, क्योंकि N, एक मिनट रुको तो फिर से करना है तो पूरा देखो, ये था ना -13.6 Z² है ना, 1/n2 क्या है, 1/इन्फिनिटी यानी कि 0, n1 क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव। बोलो तो कितनी निकल के आई मेरा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, +13.6 Z², यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी मेरा n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो इनफाइनाइट हो गया n2 और n1 क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया। बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना। तो यानी कि अब मान लो वो आपको बोलता है हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल दो, तो आप निकाल लोगे, Z1 ले लोगे। मान लो वो बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम के लिए निकाल दो, Z क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। मान लो वो बोल रहा है लिथियम के लिए निकाल दो, तो Z क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। N का कोई झंझट ही नहीं है, क्या कहते हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारी कितनी आई, +13.6 Z², हो गया ये वाली चीज। चलिए उसके बाद हम आते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, इस एक्साइट कराना है, किसको एक्साइट कराना है, इलेक्ट्रॉन को। कहां से कहां कराना है, ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट, कोई भी हो सकती है, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो n1 1 हो जाएगा और n2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बोलो ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, याद करो एक्साइटेशन एनर्जी क्या था, n2 - n1 होता है, यानी कि E इन्फिनिटी - E1। बोलो तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा इन्फिनिटी कह रही हूँ, कोई भी nth स्टेट है मेरा बेटा, सो कोई भी nth स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -13.6 Z²/n² है ना, कोई भी हो सकता है। बोलो माइनस ये E1 क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से है ना, तो -13.6 Z²/n², n² क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। तो मेरा डेल्टा ई क्या आ जाएगा मेरा बेटा, बोलना एक बार, कॉमन ले लू क्या, -13.6 Z², 1/n²-1। देखो बात जमी, क्योंकि वो कह रहा है ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट पे पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज योर एक्साइटेशन एनर्जी। एन क्या है यहाँ पे, हायर स्टेट है, एन क्या है यहाँ पे, हायर स्टेट है। ठीक है जी, बोलो क्या ये भी पॉजिटिव ही निकल के आएगी, हाँ मैम ये भी पॉजिटिव ही निकल के आएगी, क्योंकि व्हेन यू सोल्व 1/n² - 1 ना, तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर वो प्लस हो जाएगा तो आपका एक्साइटेशन एनर्जी क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। जैसे अगर तुम्हें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालना एक्साइटेशन एनर्जी, तो n की वैल्यू क्या रखोगे 2, तो 1/4 - 1 कितना हो जाएगा, -3/4।
गेटिंग माई पॉइंट। और हाइड्रोजन के लिए, लेट्स से हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें तो Z वुड बी 1, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 10.2। और ये तो तुम्हें पता भी है, ये तो तुम्हें पता भी है, क्या पता है मैम, कि फर्स्ट लेवल की एनर्जी होती है 13.6। ठीक है, यस तो अगर तुम्हें दूसरे वाले लेवल पे भेजना है जिसकी एनर्जी इतनी होती है, तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल राइट, यस मैम। बस ये निकाल लिया मैंने इससे, बन गई बात। क्लियर है आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। यस मैम। चलो अब हम आगे बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी भी इसको बोला जाता है। इसमें भी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, करना तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव है, मतलब मूव करवाना है, रिमूव करवाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी स्टेट से तुम रिमूव करा रहे हो, लेट से वो थर्ड वाले स्टेट ऑर्बिट में है, तो उसको थर्ड वाले ऑर्बिट से उठा के कहाँ पहुंचाना है, बिल्कुल बाहर, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि N1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई भी, मतलब हम किसी भी स्टेट से निकाल के इन्फिनिटी तक लेके जाना है। यस 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 यस, ठीक है, फ्रॉम एनी स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, अब एनी स्टेट बोले तो यहाँ पे कोई भी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो n ले लो और n2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। बोलो तो आपका चेंज क्या आ जाएगा मेरा बेटा, देखना एक बार, बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी ए इंफिनिटी माइनस ई एन, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -13.6 Z²/n²। इतना कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। यस ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई मेरा बेटा 13.6 Z²/n²। ठीक है अंधे हो, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, 13.6 Z²। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी बाय n²। सोच के बताओ। यस मैम। ठीक है, तुषार, सिमरन, ऋषि। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, तो मैंने तुम्हें तीन चीजें बता दी। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का तुम्हें मालूम था। आयनाइजेशन एनर्जी में तुम्हें कहां से कहां, ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। एक्साइटेशन में ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट में। बाइंडिंग एनर्जी में किसी भी स्टेट से इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, हालांकि जेई मेंस में या एडवांस में नहीं आया इससे रिलेटेड, बट एक बार कुछ अलग से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन देख, पढ़ना है एक बार इसको। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें दे रखी है इतनी, 1 मोल के लिए दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 11180 किलो जूल पर मोल। इसको मैं जूल पर मोल में चेंज कर लूँ। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, बताना कैसे करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोले तो एटॉमिक नंबर ही निकालना है ना। यस मैम। चलो देखो एक बार कैसे करोगे। थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठो, क्या पढ़ा रही हूँ, सोना नहीं है आप लोगों को, बाद में सो जाना थोड़ी देर क्लास के बाद, अभी ध्यान दो। आधे बच्चे सो रहे हैं, जो हंस रहे हैं अब तो मेरे को कंफर्म हो गया, वो तो पक्का सो रहे हैं। राहुल कैसे करूंगी ये क्वेश्चन, राहुल अनम्यूट कर बेटा माइक को।
ले सो रहे हो ना, लगाती हूँ चाटा अभी। बताओ कैसे कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, बताओ ना क्या बताया था अभी मैंने तुम लोगों को। मैम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं 13.6 इंटू जेड स्केयर। मैम जब 13.6 को इधर ले आएंगे तो जेड स्केयर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली ना है क्या, ये जूल में दे रखी है। तो अगर आप 13.6 वाली ले रहे हो, मान लो आप ये ले रही हो, है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ऑलराइट, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये जूल में है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल ना, है ना। तो या तो इसको जूल में चेंज कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, ठीक है, जेड स्क्वायर। और ये क्या आएगा, जूल पर एटम आएगा। इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 2.18 इंटू 10। ये मैंने डायरेक्ट भी बताया था, तुम लोगों को याद है कल की क्लास में? Yes, ma'am. बताया था ना। ये वैसे ही आ जाएगा निकल के ऐसे करके, अब तुम बेशक उसको मल्टीप्लाई करते बैठ जाना, ऐसे ही यही निकल के आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इसलिए हटा दी। ऑलराइट, चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी ये आ गई इनटू जेड स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपको जेड स्क्वायर ही चाहिएगा, है ना, वही निकालना है ना। बताओ, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, इतना। जूल पर मोल, और ये कितना दिया हुआ है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ध्यान रखो ये जूल पर एटम में है, तुम्हें ये जूल पर मोल में, जूल पर एटम में चाहिएगा, एक एटम के लिए निकालना है तुम्हें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो, यूनिट सारी कैंसिल हो जाएगी। देख पा रहे हो क्या कर दिया मैंने? सोचो समझो क्या किया मैम ने। मैम एटम को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास ऊपर देखो, मेरे पास ऊपर जूल पर मोल में था, है ना, और मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जूल पर एटम में है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट जूल पर मोल में कर दिया। ठीक है, अब मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हारा यहाँ पे जेड स्क्वायर निकल के आ भी जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर को तुम सोल्व करोगे तो 9 के आसपास आएगा बेटा, और जेड आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा। इसको जब तुम सोल्व, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको 2 ले लो, ठीक है, सोल्व हो जाएगा। 2 पे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हो गया, आ रहा है क्या? Yes. नहीं, ये तो कुछ और आ रहा है, मैंने शायद कैलकुलेशन ही गलत हो गई। एक सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, जेड स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, ऑल राइट, और ये कितना आ जाएगा, जेड तो 1 ही होगा। अच्छा, जेड तो निकालना ही है, नीचे हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। देखना आ रहा है क्या इतना आंसर, 2.18 इंटू 6.023, तो ये आ रहा है 13 के आसपास आ रहा है, और 1180
ये डिवाइड बाय 13.13, यस ठीक है। तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो आपका z स्क्वायर कितना निकल के आएगा 9, तो z कितना हो जाएगा 3। इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है जी, हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये जरूर करना, अगर तुमने ये नहीं किया तो गया सवाल ठीक है, सवाल जा चुका है फिर हाथ से। ऑल राइट, क्वेश्चन मैम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या? मैम ये 6.023 किसकी वैल्यू दी है? एवोगैड्रो नंबर की, पर मोल लिया ना, ठीक है। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है भाई, और जब आप जो आयनाइजेशन एनर्जी का ये निकाल के आते हो वो जूल पर एटम में है, तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी ना, तभी तो कैंसिल आउट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए मैंने उसको पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला क्वेश्चन देखो, करो इसको सॉल्व। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये तुम करोगे सॉल्व। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है मेरा बेटा? n की वैल्यू 3। बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है? 24। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे? क्या रिलेशन मैंने बताया अभी, कौन बताएगा? पलक। आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिश्ता बताया मैंने अभी, बताओ। सोना नहीं है यहाँ पे, बताइए। बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन बताया मैंने? आर्यन आप बताओ, माइक अनम्यूट करो। When binding energy is equals to ionization energy by n square. वेरी गुड। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी इंटू n स्क्वायर, यानी कि 24 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 216 इलेक्ट्रॉन। 216। ठीक है, इसको ऐसे करना था। चलिए आइए, रिया हो गया क्या? रिया, स्मृतिका, अंजलि है क्या दोनों क्लास में? यस मैम। ठीक है भाई, थोड़ा सा एक्टिव रहो बच्चों। ये वाला क्वेश्चन तुम घर पे करोगे, एक बार देख लो कि तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे करना है। हम फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट ही है ना यस, फर्स्ट मैम, हो स्टेशन, जाएगा। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज n इज इक्वल टू 1। और वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी तो n की वैल्यू पे डिपेंड भी नहीं कर रही थी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो z स्क्वायर की। तो बस कर लो कंपैरिजन, निकल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं मेरा बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे। देखो आपके बोहर मॉडल था, उसका ये लिमिटेशन भी था कि उसने हाइड्रोजन पे ही काम किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे काम किया है, और हम हाइड्रोजन के केस में उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे। देखो एक होता है वर्ड एब्जॉर्प्शन, एक होता है एमिशन, उससे भी पहले एक वर्ड होता है यहाँ पे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? कुछ लाइंस आपको बेसिकली दिख रही हैं फोटोग्राफिक पे। देखो जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, कि आपको कुछ लाइक लाइंस मिलती हैं, बैंड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर। तो वो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, जो आपकी रेडिएशंस होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, उसको सेपरेट करने में वो हेल्प करता है। स्पेक्ट्रोमीटर आपके 12th में नहीं करवाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट, अगर आप आगे केमिस्ट्री में जाते हैं या फिजिक्स में भी होता है, जनरली स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करवाते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमीटर की वहां पे हेल्प ली जाती है। ठीक है, और फिर जो है उसके हेल्प से हम लोग प्लेट पे जो है बैंड्स, लाइंस वगैरह वो देख पाते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेटा अगर मैं बोलूँ ना, बहुत वाइडली यूज होता है, लोग बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी वो छोटी टर्म नहीं है, मतलब नाम से तो एक बहुत छोटा वर्ड दिखाई दे रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन रिसर्च फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मान लो हमें किसी अननोन मॉलिक्यूल का पता लगाना है कि ये कौन सा है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन डिटरमाइन।
बहुत मोटी मोटी बुक्स बनी हुई हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, बहुत मोटी मोटी बुक्स। ये तो कुछ नहीं है, एक वर्ड मैंने यहाँ पे बताया है। मतलब आप लोग क्योंकि इंजीनियरिंग में जाएंगे, शायद वहां पे आपको करने का मौका मिले स्पेक्ट्रोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नीट में तो नहीं होता है, बट हाँ बीटेक में आप होता है, ठीक है। मैम अरे मैंने तो मेरे उसमें किया था बेटा, ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, वहां पे पूरा एक रूम था जहाँ पे पढ़ा था वो स्पेक्ट्रोमीटर। तो ऐसा रहता है। तो अब मैं बात करूंगी यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम, देखो नाम से ही पता चल रहा है, एमिट, कुछ लाइट एमिट हो रही है ना, रेडिएशन एमिट हो रही है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो जैसे मान लो, क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ या ना, है ना। तो आप क्या करो, मान लो वो लोअर स्टेट पे है वो इलेक्ट्रॉन, अब तुम कुछ रेडिएशन फॉल करवा रहे हो, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो कूदते कूदते हायर स्टेट में जाएगा, और वो हायर स्टेट में जाएगा तो उसको घर की याद आएगी, बिकॉज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर एनर्जी स्टेट। तो जब वो वापिस आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा किसी पर्टिकुलर रीजन में, यस और नो। और वही क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, वो रिकॉर्ड हो जाती है फिल्म फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है। तो लाइंस आती हैं अलग अलग, जिसको तुम पढ़ते हो ना, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वो लाइंस आती हैं फोटोग्राफिक में, और हर किसी की अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, उसको नाम दे दिया गया। वैसे आप लोग जनरली क्या लेते हो, इसमें H2 गैस लेते हो, और H2 गैस इस यहाँ पे इसको बोल दो कि गर्म करते हो, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो हाइड्रोजन गैस क्या है, गर्म करोगे तो वो स्प्लिट होगा हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। और वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रिज्म से पास करोगे तो इस तरीके से कुछ लाइंस मिलती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, जैसे ही जिस सोर्स से उसको लाइट मिल रही है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी, वो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे नहीं कोई भी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पर्टिकुलर उसकी होगी वेवलेंथ की, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा वो हायर स्टेट में जाएगा, वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है जी। अब आप लोग ये वैसे तो आपके काम का एमिशन है, बट मैं थोड़ा सा कंटिन्यूस एमिशन एब्जॉर्प्शन तीनों के बारे में बता देती हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वही है जो आप बचपन में 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करनी है, ठीक है। कोई भी सोर्स है, मान लो सन है, कुछ है, ठीक है, जो व्हाइट लाइट आप पास कर रहे हो, तो आपको एक कंटिन्यूअस वो मिल रहा है, स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जिसमें जो कलर्स होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं, जिसको आप बोलते हैं रेनबो की तरह, विब्ग्यो, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है मेरा बेटा, अगर आप किसी सोर्स से लाइट पास कर रहे हो, मान लो कोई केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें से लाइट आप पास कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न आएगा ना, उसमें जो उसने लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है ना, वो नहीं शो करेगा, उसकी जगह उस पे क्या दिखाई देगी, फोटोग्राफिक प्लेट पे ब्लैक लाइंस दिखाई देंगी। कैन यू सी दैट, ये ब्लैक लाइंस, कैन यू सी दैट, मतलब Yes. क्या है, अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्या लिया है तुमने, सोडियम वेपर लिया है, कुछ और लिया है, ठीक है। तो उस जगह पे काली काली लाइंस क्या दिखाई दे रही है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। और रही बात अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब की है, वही वो क्या करेगा, एमिट करेगा। और देखो जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लैक ब्लैक लाइंस है, वही एमिशन स्पेक्ट्रम में देखो ये लाइंस है, कलरफुल लाइंस है, दिख रहा है तुम लोगों को। तो ऐसा कुछ आता है, ठीक है बेटा। आपको ना यहाँ पे बिल्कुल चेंज होंगी चीजें, बिकॉज आप हाइड्रोजन के अलावा कोई और ले रहे हो, बट क्योंकि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, इसलिए उसने हाइड्रोजन वाला कंसिडर किया, तभी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया, कोई और गैस यहाँ पे नहीं लिया है, समझ रहे हो। क्योंकि हम यहाँ पे सारा किसके डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिस्कशन करेंगे। अब ये लाइंस जो तुम लोग पढ़ते हो, लाइमन बाल्मर, ये किस केस में पढ़ते हो, हाइड्रोजन वाले केस में पढ़ते हो ना,
ठीक है, ऐसे तो नहीं है किसी भी उसके लिए पढ़ लोगे। तो बेसिकली मैम ये लाइमन बाल्मर पार्शियल लाइंस क्यों दिए हैं उन्होंने? देखो ये लाइंस बेसिकली सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दिए हैं। जैसे जब लाइट एमिट हो रही है पर्टिकुलर रीजन में तो उनकी कुछ वेवलेंथ होगी, है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन में लाइट क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा, तो वो अलग अलग नाम दे दिए कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से मान लो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो उसको नाम दे दिया भाई लाइमन सीरीज है। अगर किसी हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन पड़ा और वो दूसरी वाली स्टेट पे आ रहा है तो उसको नाम दे दिया कि भाई बाल्मर सीरीज है। आप समझ रहे हो, तो नाम दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से है। जैसे मैम हीलियम प्लस के लिए सेम होगा, यस, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होंगे, जो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसमें तुम्हें जो फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव कराऊंगी वही हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी काम होगा, क्योंकि हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें भी सेम काम होगा, लिथियम 2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सेम चीज होगी, और बेरिलियम 3 प्लस में भी क्या होने वाला है, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊंगी वो उसने बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यूज किया था, हम वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है सिमरन? यस मैम। चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस इट्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन पे ही परफॉर्म कर रहा है। तो जो इसका निकल के आएगा फॉर्मूला, बोहर ने तो हाइड्रोजन के लिए दिया था बट हम उसको हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी यूज करेंगे फिर, ठीक है। तो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम दस प्रोड्यूस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनके नाम ये है। जैसे लाइमन सीरीज जिस रीजन में रेडिएशन एमिट कर रहा है वो अल्ट्रावायलेट रीजन है, मैम ये याद करने हैं, यस याद करने हैं तुम लोगों को। पाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में, पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट फंड इंफ्रारेड, और एक हम्फ्री भी होती है वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आपको लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड ये आपको पता होना चाहिए बेटा। कोई नियर आईआर रीजन के आसपास होगी, है ना, कोई दूर आईआर रीजन में होगी, आप समझ रहे हो, तो इस अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है, ठीक है बेटा। चलिए अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, अगर मान जैसे तुम्हारा ग्राउंड स्टेट तो 1 है, हायर स्टेट तुम्हारा इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से लोअर यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आता है, सबसे लोवेस्ट कौन सी होती है स्टेट, 1 वाली यानी कि ग्राउंड स्टेट, तो उस सीरीज का नाम क्या दे दिया मैंने, लाइमन सीरीज का नाम, यानी कि N1 लाइमन में क्या रहता है, फिक्स रहता है। हाँ या ना में जवाब दो बेटा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुम लोगों से, बता दे रही हूँ। रहेगा 1 रहेगा और N2 क्या रहेगा, कुछ भी रह सकता है, 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर मान लो बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ लौट के आ रहा है, 2 पे ही आ रहा है, तो N1 फिक्स रहेगा बाल्मर के लिए, लेकिन जो N2 है वो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। बन गई बात। मान लो मुझे पाश्चन लिखना हो, पाश्चन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ लौट के आएगा, 3rd वाले लेवल पे आएगा, तो N1 फिक्स रहेगा फॉर पाश्चन, बट यस N2 कैन वेरी, डिपेंड उसने कहाँ से वो बेसिकली आ रहा है नीचे कौन से लेवल से, तो 4 5 6 अप टू, ठीक है जी। अब मान लो कुछ टर्म्स यूज होती है बेटा, इसमें क्या यूज होती है, सुना होगा किसी ने अगर पढ़ा है तो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होती है मैम, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होती है मैम, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब N1 तो फिक्स रहेगा और N2 क्या रहेगा, 2, तो ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड लाइन को, और इन्फिनिटी आपका लास्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं बेटा, ऐसे तुम किसी भी सीरीज के लिए निकाल सकते हो, अगर मैं बोलूं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट N1 तो फिक्स ही रहेगा, N2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इन्फिनिटी, ठीक है। और तो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसमें एनर्जी मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, क्योंकि तुम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू H नहीं होता है, H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी होता है C/2,
लैम्डा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब N1 यानी कि 2 से 1 पे आ रहा है, तो ये वाला कौन सा होगा, सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होगा, और लैम्डा क्या होगा इसमें, मैक्सिमम। अगर मैं लास्ट लाइन की बात करूं तो इसमें क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग लैम्डा मिनिमम आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, और एनर्जी क्या होगी मेरा बेटा, मैक्सिमम। सोचो, ठीक है। मान लो मैं बोलती हूँ बेटा सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकंड लाइन का मतलब N1 तो फिक्स रहेगा 2, सेकंड लाइन N2 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। मान लो मैं बोलती हूँ बेटा फोर्थ लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो N1 तो फिक्स रहेगा, फोर्थ लाइन बोले तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और सेवंथ वाली कौन सी हो जाएगी, फिर फोर्थ लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। मैम ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या फर्स्ट लाइन वाला, नहीं, वो नीट में आता है। अपने को क्वेश्चन देगा और वहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, हाई एनर्जी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये टर्म्स को वो यूज करेगा, ठीक है। और लास्ट लाइन को बेटा हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, ये तुम्हारा सिंपल सा एक मैं बोलूंगी एक्सरसाइज है, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना चालू कीजिए कि कौन सा ट्रांजिशन एसोसिएट होगा ABCDE में। फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करिए, फिर मैं बताऊंगी किस टाइप के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया, बढ़िया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। N1 तो फिक्स रहेगा बेटा, और N2 क्या रहेगा, 3। कंफर्म करते जाओ, अपने मैच करते जाओ। क्या तुमने यही लिखा है क्या? यस मैम। ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज N1 फिक्स रहेगा और N2 3 रहेगा। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज N1 फिक्स रहेगा और 2 3 4 यानी कि 4 रहेगा। सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज N1 फिक्स रहेगा और ये 4 और 5 यानी कि 5 बच। मैक्सिमम लैम्डा मतलब मिनिमम एनर्जी यानी कि N1 1 और 2, ठीक है। N2 2। तो आप लोगों को सवाल करने से पहले इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होती है, थर्ड लाइन क्या होती है। याद रहेगा, ये एक बार घर पे कर लेना तुम लोग, ठीक है। वही है जो अभी बताया ना, वैसा वैसा कुछ और ऐड करके यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब आओ, इतना हो गया यहाँ तक, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगी, कहीं तुम इसमें ही अटके रह जाओ। नाम ले दूं क्या एक बार सबका? गौरव, प्रिंस, राहुल, कृतिका, सिमरन, अंजलि, आर्यन, पलक, तुषार, सक्षम, सुमित, सक्षम सोना नहीं बेटा, सुमित, सुनिधि, संदीप, समीर, श्रुति, नैतिक। नैतिक जी कहाँ गायब हो, आज आवाज ही नहीं आई मेरे कानों तक। स्मृतिका, ऋषि, रिया, गर्व। हो गए क्या सारे नाम, ये रह गया कोई? सबका ले लिया। संदीप, मैम एक बार ये एनर्जी ट्रांसमिशन का बता देना, लैम्डा। कौन से वाला बेटा? मैम मतलब ये लैम्डा का मैक्सिमम होगा मिनिमम? देखो, मैक्सिमम लैम्डा का मतलब होता है आपको लोवेस्ट एनर्जी वाला ट्रांजिशन देखना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम लैम्डा ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर, यानी कि मिनिमम एनर्जी वाला। मिनिमम एनर्जी वाला कौन सा होगा? N1 तो 2 होगा क्योंकि बाल्मर में N1 फिक्स रहता है, तो N2 क्या होगा? 3 वाला होगा,
यानी कि सेकेंड और थर्ड, जब थर्ड से सेकेंड स्टेट में आ रहा है उस वाले केस में जो है सबसे कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो मैम एनर्जी रिलीज करेगा। वापिस आ रहा है तो एनर्जी तो वही करेगा ना, एमिट ही करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है ना बेटा, जब वो एब्जॉर्प्शन करके जा रहा है लोअर स्टेट से हाईएस्ट स्टेट में, देन वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बट वो वापस आ रहा है तो क्या करेगा, रिलीज करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन को पर्टिकुलर रीजन। ऑलराइट, वही तो निकाल रहे हैं हम लोग, ये देखो हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगा, वेव नंबर क्या होगा, ये सब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, तो मैम एनर्जी नेगेटिव होगी मतलब किसमें एनर्जी नेगेटिव, किसमें, वो तो मतलब जब एमिट करेगा। अभी मैं फॉर्मूला दिखाऊंगी ना, फॉर्मूला डिराइव कराऊंगी, वहां पे आप लोग को बताऊंगी मैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एनर्जी पॉजिटिव में ही आएगी जब तुम चेंज निकालो, है ना, डेल्टा ई निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चल रही हूँ बेटा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है, मान लो इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से तुम्हारे पास लोअर स्टेट में आ रहा है, माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल या एमिशन लाइंस आएगा जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे लोअर स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। पहला, व्हेन इलेक्ट्रॉन, बेटा माइक म्यूट करो रिया, व्हेन इलेक्ट्रॉन goes from higher state, अरे रिया माइक म्यूट कर लो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोले तो N1 होगा, बोलो। ठीक है, तो हाईएस्ट स्टेट से अगर वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी होंगी, फॉर्मूला ध्यान रखो, n इंटू n माइनस 1/2, और n क्या है, मेरे को ना रिमूव करने पे मजबूर कर देते तुम लोग। n क्या है आपका, हायर स्टेट। ठीक है जी, फॉर्मूला हो गया एक। उसके बाद आओ नेक्स्ट, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे, लोअर स्टेट पे जा रहा है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का, वो क्या होगा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। अब ये N2 क्या है मेरा बेटा, N2 है हायर स्टेट, और N1 कोई भी लोअर स्टेट हो सकता, बोलो। यस मैम। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब इसमें जैसे निकालते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन 7 से 1 वाले स्टेट पे आ रहा है, तो कर लो 7 इंटू 7, ये वाला लगाओ नीचे वाला, 7 इंटू 7 माइनस 1/2, 6 7 42/2, 21 लाइन्स आ जाएगी, आ जाएंगी। यस मैम। n क्या है, हायर स्टेट है ना। ठीक है, बाकी के निकालो तुम लोग, बी वाला निकालो, सी वाला निकालो, डी वाला निकालो। ए क्या निकालो, सक्षम आज नींद में बैठा है क्या बेटा, ए क्या, मैम मैक्सिमम इमिशन लाइंस। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन, अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है ये, आपको बताना है कितनी लाइंस आएंगी, एमसीक्यू नहीं है मेरा बेटा ये।
ओके मैम, ओके मैम। हाँ 6 से 2 में जाएंगी तो बताओ कितनी लाइंस आएंगी, सेक्शन तुम ही बताओ। मैम 15। 15 आएंगी या 10 आएंगी? मैम पुट करो ना, 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4। 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5/2 तो 10 नहीं हो जाएंगी? ये कितनी आ रही है? ये भी 10 आ रही है। 6 वाली कितनी आ रही है? लास्ट वाली 15। 15। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, कर लोगे इतना? ठीक है, ऑल राइट। अब हम आते हैं जो अभी सुमित पूछ रहा था फॉर्मूले का। देख यहाँ पे जो आपका स्वेडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट था, दैट कौन था? रिडबर्ग। उसने देखा कि जो भी जितनी भी सीरीज है, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उनको आप एक एक्सप्रेशन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो एक्सप्रेशन अभी मैं बताऊंगी कि आया कैसे एक्सप्रेशन, वो ये वाला एक्सप्रेशन होता है। अब तुम्हें हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, पहले सुन लो फिर मैं बताती हूँ आया कहाँ से। न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर होता है, और एक किसके बराबर होता है? 1/λ के। क्या इतनी चीज मैं मान सकती हूँ? तुमको मालूम है? यस N1 क्या आएगा बेटा? N1 क्या है? लोअर स्टेट है, वो हमें नहीं पता, जो भी एग्जामिनर देगा। और N2 क्या है आपका? हायर स्टेट है। बोलो तो N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर क्या आ रहा है? वेव नंबर पॉजिटिव में आएगा। बोलो। और ये क्या है? 109677। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आया है वेव नंबर वाला, वो सेंटीमीटर इनवर्स में आया है। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में आया, क्योंकि जो ये वैल्यू है ना रिडबर्ग कांस्टेंट, ये RH हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट आ रहा है आपका, वो सेंटीमीटर में है, तो ये फॉर्मूला सेंटीमीटर इनवर्स में आया है। अब वो मालूम मीटर में पूछते तो तुम चेंज कर दो उसके हिसाब से। 109677। मैम ये वैल्यू याद रखनी है क्या? कर लो, मर्जी है तुम्हारी, याद रखनी है रख लो, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेई में नहीं पूछा जाता जहां पे तुम्हें ये वैल्यूज को, इस वैल्यू को यूज करना, क्योंकि कैलकुलेशन जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम याद रख सकते हो जो 1/RH की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या है, अब तुम आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में करो, सेंटीमीटर में करो, तुम्हारी इच्छा, मैंने बता दिया। ठीक है, ये अगर कहीं यूज हो जाती है तो तुम ये यूज कर सकते। ठीक है, ऑल राइट, बोलो। मैम इससे वैसे पता क्या चल रहा है, इस फॉर्मूले से हमें क्या चीज मिलती है? अभी आप इससे क्या निकाल सकते हो? वेव नंबर निकाल सकते हो, आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। ऑल राइट, आप एनर्जी का चेन निकाल सकते हो, ट्रांजिशन बिटवीन 2 लेवल्स के बीच में। कैसे? याद है मैंने एक फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था, डेल्टा ई वाला। क्या बताया था? 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। चेंज इन Yes, ma'am. एनर्जी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब डेल्टा ई को मैं hc/λ लिख दूं। बोलो, ये तो इलेक्ट्रॉन Yes. वोल्ट में था। ठीक है, हाँ मैम ठीक है। अब 1/λ, hc को मैं नीचे ले जाऊं। हाँ मैम ले जाओ। अब तुम यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट की कर दो 3 इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जो मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगी वो किस में आएगा? अब सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। तो यहाँ पे इसको तुम क्या लिख सकते हो? रिडबर्ग कांस्टेंट लिख सकते हो, Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये किस में निकल के आएगा? सेंटीमीटर। मतलब यूनिट कन्वर्जन करने के बाद ये तुम्हारा निकल के आएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो बेटा Z1 ले लोगे,
अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल मान लो हीलियम की हो रही है या फिर लिथियम की हो रही है, बेरिलियम की हो रही है, तो जेड फिर अकॉर्डिंगली क्या कर दोगे तुम, चेंज कर। बोलो हाँ या ना। ठीक है मैम। Yes, ma'am. हो गया। तो ऐसे करके आया, मतलब वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था परसों वाली क्लास में, उसी से ही ये निकल के आया है, उसी को ही घुमा घुमा के निकल के आया। ठीक है जी, चलूं आगे। चलिए, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, तुम्हारी एनर्जी आ गई तो एच न्यू करके तुम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, तो ये नहीं करने की जरूरत। अगर जूल में है तो फिर उन्होंने जूल में लिख के दे दिया, देख रहे हो। अगर यही 13.6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो जूल में आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो, ठीक है। यस मैम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से। अभी वी हैव 15 मिनट्स। देखो ये वाला सवाल जो है AI-EEE 2011 और 2023 में भी पूछा गया था। देखना एक बार ध्यान से, सोचने समझने की कोशिश करो क्या है ये। वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट थ्रू द ट्रांजिशन, मतलब जब ट्रांजिशन हुई 4 से 2, मतलब इलेक्ट्रॉन 4th लेवल से 2nd स्टेट पे आया तो लाइट एमिट करेगी, और जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करी हीलियम के केस में वो बराबर है, इसके इक्वल है टू द ट्रांजिशन इन एच एटम करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑलराइट, तो डेल्टा ई क्या है बताया था मैंने, बताओ मेरे को थोड़ा सा, यही बताया था। यस मैम। और डेल्टा ई क्या होता है, चेंज इन एच न्यू होता है, लिख दू फ्रीक्वेंसी, तो एच न्यू ऑफ हीलियम, एच न्यू ऑफ हाइड्रोजन कर दू बराबर, और एच तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। ये आपको किसके लिए दे रखा है, हीलियम के लिए ना, तो जेड आपको यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लेना पड़ेगा। ऑलराइट मेरा बेटा, 1/n1 स्क्वायर, n1 क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और n2 क्या है हायर स्टेट, यानी कि 1/4 का स्क्वायर 16। बोलो क्या कहते हो। थर्टीन 13.6 से ये कैंसिल हो गया, हाइड्रोजन के लिए Z1 है तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। बोलो, बस हो गया तुम्हारा सोल्व। 4 को अंदर ले आओ तो 1/1 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। नाउ यू कैन कंपेयर। हो गया सुमित। क्या किया मैंने बताओ, 4 को अंदर ले गई ना मैं, 1 बन जाएगा, और यहाँ 4 बन जाएगा, उसको मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया। क्यों, क्योंकि आई वांट टू कंपेयर ना, n1 और n2 मेरे को पता लगाना था हाइड्रोजन के केस में। तो n1 क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, और n2 क्या रहेगा 2। तो ऑप्शन वुड बी संदीप। हो गया संदीप जी, ठीक है। पलक, ऋषि, सिमरन, यस मैम। बन गया सिमरन। मैम एक मतलब इसमें 13.6 क्यों नहीं लिया मैम? बेटा यहाँ पे 13.6 यहाँ पे आ रहा था ना, इक्वेट कर दिया ना मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा। ओके मैम। ठीक है, जहाँ पे भी अगर नहीं बनता है सवाल तो पूछो, क्योंकि ये 23 में आ गया, 11 वाला 23 में आ रहा है, तो क्यों नहीं आ सकता भाई 26 में। ये क्वेश्चन करो तुम लोग, 25 में आया था। चलो करो करो, इसको खुद से करो सोल्व। राहुल तुम बताओगे मेरे को ये वाला, ठीक है, इसको सोल्व करो, ध्यान नहीं है तुम्हारा। अपने आप को तुम्हें सुपर एक्टिव रखना है, क्योंकि तुम्हें ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 2.5 घंटे की सुबह की क्लास है और 3 घंटे की शाम को है, तो मतलब 6 घंटा तुम्हारा क्लासेस में जाएगा ही जाएगा। उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखा करो। अच्छा खाना खाओ, रात को अच्छी नींद लो,
तभी वो 6 घंटे ले पाओगे क्लास, और जो उसमें टीचर काम देते हैं वो कर पाओगे। वरना तो पूरा दिन ऐसा हो जाएगा, तुम फिर करोगे ही नहीं कुछ। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, रूटीन फॉलो करो अपना। 6 घंटे की क्लासेस हैं और उसके अलावा तुम्हारे पास है पूरा दिन। अब देखो तुम उसको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो। छुट्टियां है ना अभी, तो स्कूल तो जाना नहीं है, और घर पे बैठ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। 4 घंटे निकालो अलग से 6 घंटे के अलावा, 10 घंटे इसमें निकालो पूरा जेई में, 8 घंटे सो, 18 घंटे। अभी भी 6 घंटे और बचते हैं। 6 घंटे में तुम क्या करोगे? अपना खाना पीना, नहाना धोना, थोड़ा सा घर वालों के साथ बात कर ली। सोते रह जाओगे, फिर सोते ही रह जाओगे, फिर बाद में कहोगे मैम 11 तो आती ही नहीं हमें। क्या आ रहा है बेटा इसका? ए नहीं आएगा। क्या आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है क्या? श्रुति, यस मैम। डी आ रहा है? यस मैम। किसी ने भी नहीं निकाला और? है गौरव? डी आ सॉल्व। गया? करो। लेमडा आपको दे रखा है। रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा। ठीक है, Z1 होगा। अब देखो ये नैनोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो वी हैव टू क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करो पहले, और उसको सेंटीमीटर में कर दो, और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा ना, पावर पूवर। देखो 10⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 1/9। अब देख लो, इक्वेट कर लो। क्या रखूं मैं N1 और N2 की कि मेरा 1/9 आ जाए? मैम डी वाला। तुम ऑप्शन से भी जा सकते हो, क्वेश्चन से भी आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन बेटा। मैम वैसे ये जो ऑनलाइन लिख के आता है, ये ऑनलाइन पेपर हुए थे क्या? जेई मेंस का ऑनलाइन ही तो देते हो पेपर, ऑफलाइन देते हो क्या? कंप्यूटर पे जाओगे ना देने, सेटअप होगा तुम्हारा पूरा। जैसे तुम्हारा इसमें नहीं आता अवंती में पेपर संडे को, वैसा ही रहेगा बिल्कुल पैटर्न। तो तुम्हारे लिए एडवांटेज है, राइट? वैसा ही पूरा इंटरफेस होता है, जैसे तुम लोग रिव्यू करने के लिए जाते हो उसमें पेपर, इसमें टेस्ट में, है ना? सेव एंड नेक्स्ट करते हो, वही आता है उसमें। इसको सॉल्व करो बेटा। 1 2 3 4 5, 5 सवाल है। राहुल बताओ, एक क्वेश्चन तो बता दो। चलो छोड़ो। राहुल मुझे ये बता बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा लाइमन सीरीज में? ये बताओ। बोलो।
कृतिका क्या मतलब होगा? अब तुम लोग चाटा खाओगे मेरे से वर्चुअली वाला, मेरे को आ रहा गुस्सा। बताओ कृतिका क्या होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? तुम खैर नहीं है तुम लोगों की, रुक जाओ। सक्षम क्या होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज का मतलब? श्रुति क्या होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? अगर तुमने गूगल किया किसी ने, खैर नहीं उसमें है। n1 equals to 1 n2 equals to infinite। सही है, बता दिया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। चाटे खाओगे अब तुम लोग, क्या सुन रहे हो तुम लोग पिछले 1 घंटे से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/λ हाइड्रोजन है, ठीक है, RH Z1 हो जाएगा। 1/n1² यानी कि 1, 1/∞ 0, यानी कि RH आ गया 1/λ। और लैम्डा कितना दिया हुआ है बोलो? 1। तो ये वैल्यू आ गई। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा सिमरन? मैम मतलब जब इसकी एनर्जी मतलब मैम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी मैम जब n1 होगा 3 और n2 होगा 4। वेरी गुड, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो 1/λ RH Z² हीलियम का 4, 1/n1² यानी कि 1/9 माइनस 1/60। तो कितना हो जाएगा? 4, 144/7। देखना एक बार। तो आपको लैम्डा चाहिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7a/4 इंटू 40। मैम आपने उल्टा नहीं लिख दिया क्या? 7/144 होगा। अच्छा मैम हाँ 7/144 होगा। हाँ, राइट, 7/144। ठीक है, अब फिर उल्टा मारो इसको, ठीक है। 4 से कट भी रहा है पूरा 32 बार में। ये उस पे कट गया 36 पे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36। 36a/7। हो गया? यस मैम। सबका हो गया? ऋषि, नैतिक, यस मैम। कैमरा ऑन कर लो सारे बच्चे अपना, और ये क्वेश्चन करो। कैमरा ऑन करो जल्दी के जल्दी सारे, मुझे देखना है तुम लोग क्या कर रहे हो। कैमरा ऑन करो, नैतिक, प्रिंस, सिमरन, जितने बैठे हो सारे बच्चे। ऋषि कैमरा ऑन करो, आर्यन, राहुल, श्रुति, जिसका नाम ले रही हूँ वो भी और जिसका नहीं ले रही हूँ वो भी, अंजलि, कृतिका, राहुल। क्यों नहीं हुआ अभी तक? हाँ गौरव ने कर लिया। अब गौरव की शक्ल मेरे को याद आ गई, मिला था मेरे को। सिमरन पंजाबी कुड़ी, ठीक है। प्रिंस, ठीक है, डन। करो करो और अपना सवाल करो। राहुल हो गया तुम्हारा कैमरा ऑन? कृतिका, बाकी सारे करो। ठीक है प्रिंस। मैम ओपन ही करके रखना है क्या कैमरा?
मर्जी है। राहुल, नैतिक, आप लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। डांट खाओगे। क्यों नहीं किया राहुल? हैं? नहीं पढ़ रहे हो ना? तुम लोगों के घर पे फोन करते हैं आज। भटक जा रहे हो तुम। किया था नहीं, करके रखो थ्रू आउट द सेशन, जितना भी टाइम रह गया है। कितना आ रहा है? मैं इसको सोल्व नहीं कर रही हूँ, अभी करवाया मैंने ऐसा क्वेश्चन। कितना आ रहा है? सी। कैमरा खराब, सी आएगा, ठीक है। वही सेम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। अभी जो सिमरन बता रही थी, N1 1 हो जाएगा और N2 इंफिनिटी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। ये कितना हो जाएगा? N1 2 और N2 3। बस यहाँ पे हीलियम है, वहां पास उसका था, यहाँ बाल्मर सीरीज है, वहां पास्चन था। ये वाला सवाल हो जाएगा। लाइमन वाला कौन सा रीजन होता है? यूवी। बाल्मर वाला विजिबल। कौन सा ऑप्शन है? मैम ए। ये वाला क्वेश्चन करो। वेरी गुड सुमित। सुमित, आपने पहले कर रखे हैं क्वेश्चन या अभी कर रहे हो? नो मैम, अभी करना। समीर हो गया, आर्यन, संदीप, तुषार, गर्व, गौरव। गर्व है क्या क्लास में? गर्व है? नहीं है। स्मृतिका, अंजलि। कृतिका कैसे किया? राहुल कैसे किया? मैम फॉर्मूला लगाया, कौन सा? एनर्जी वाला। मुझे बताओ ना कौन सा। वो -2.18 इंटू Z²/n² वाला। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² ना। Z तो 1 ही है बिकॉज हाइड्रोजन है, तो यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है वो? इस पे। तो निकाल लोगे E1 बाय E3, N3 का स्क्वायर और N1 का स्क्वायर। E1 आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, ठीक है। 1/9। ठीक है। और E3 आपको देखना है। N3 क्या हो जाएगा? 9 और N1 क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/9 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल, ये भी 2025 में था। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही करा दिए, 25, 24, 23 वाले। रिडबर्ग कांस्टेंट दे रखा है जूल में। वेलोसिटी आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। मास आपको दे रखा है। कल ये घर पे ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। ये घर पे ट्राई करना। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? किसी के माइंड में मतलब स्ट्राइक किया कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? नहीं किया तो फिर सोचना। डी ब्रोगली। ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv क्यों करोगे तुम? वेवलेंथ कहाँ से निकालना का प्लान है तुम्हारा? सोचना किससे निकालोगे, ठीक है। और कल मेरे को आके बताना। फिर गूगल नहीं यूज करना, कोई अपना दिमाग लगाना। आर्यन कल कल पूछूंगी सबसे मैं, ठीक है। चलिए कल मैं स्टार्ट करूंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोय हाइपोथेसिस,